आज हम नेपाल में जो हालिया उथल-पुथल मची है, उस पर बात करेंगे और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। हाँ, हमारे पास एक न्यूज़ दुनिया का वीडियो क्लिप है ना? उसी का विश्लेषण है ये। बिल्कुल। और हमारा मकसद साफ है, हम बस उसी स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई नेपाल में आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है। ठीक है, मतलब हम सिर्फ स्रोत की जानकारी पर ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है। तो चलें शुरू करें। हाँ जरूर, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं। विश्लेषण के मुताबिक केपी ओली के इस्तीफे के बाद हालात क्या हैं वहां? काफी गंभीर लग रहे हैं। हाँ गंभीर है। स्रोत बता रहा है कि कई जिलों में तो कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। अरे बाप रे। हाँ, और इंटरनेट सेवाएं वो भी बंद कर दी गई हैं, जो आजकल काफी कॉमन हो गया है प्रोटेस्ट कंट्रोल करने के लिए। सही बात है। और चिंता की बात यह है कि हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। मतलब साफ है कि लोगों का गुस्सा सड़कों पर है। और ये गुस्सा क्या ये सिर्फ किसी नेता या पार्टी के खिलाफ है या कुछ और है? नहीं नहीं, यही दिलचस्प बात है। स्रोत कह रहा है कि ये गुस्सा ज्यादातर मतलब पूरी व्यवस्था के खिलाफ है, पूरे सिस्टम के। अच्छा। हाँ, और इसमें खास बात यह है कि सड़कों पर उतरने वालों में बड़ी संख्या जेन ज़ी की है, मतलब 18 से 25 साल के युवा। अच्छा, ये नई पीढ़ी। बिल्कुल, ये वो पीढ़ी है जो शायद पुरानी राजनीति से ऊब चुकी है और कुछ बुनियादी बदलाव चाहती है। उनका असंतोष गहरा है, मतलब शायद नौकरियां, भविष्य, ये सब मुद्दे होंगे। हाँ बिल्कुल, स्रोत सीधे तौर पर कारण नहीं गिना रहा, पर अक्सर ऐसे आंदोलनों में यही होता है। बेरोजगारी, भविष्य की चिंता, भ्रष्टाचार। और इस बीच कोई राजनीतिक हल निकालने की कोशिश हुई है? कोई अंतरिम सरकार वगैरह? हाँ, स्रोत में जिक्र है कि अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर एक नाम पर सहमति बनी है। पूर्व चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की। ओह, एक नॉन पॉलिटिकल चेहरा। हाँ, शायद यही कोशिश है कि किसी निष्पक्ष व्यक्ति को आगे लाकर मामला शांत किया जाए। लेकिन जैसा विश्लेषण बता रहा है, सिर्फ इस नियुक्ति से आंदोलन थमा नहीं है। मतलब जमीन पर गुस्सा अभी भी है। हाँ बिल्कुल, अभी भी बना हुआ है, जिसका मतलब है कि समस्या की जड़ें शायद ज्यादा गहरी हैं। सिर्फ एक चेहरे को बदलने से बात नहीं बनेगी। ये वाकई एक गंभीर तस्वीर है। अब आते हैं उस सवाल पर जो ये विश्लेषण उठा रहा है और जो शायद यहाँ कई लोगों के मन में भी होगा। हाँ, कि क्या नेपाल जैसी स्थिति, इस तरह का गुस्सा, ये विरोध भारत में भी देखने को मिल सकता है? स्रोत इस तरफ क्यों इशारा कर रहा है? देखिए ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विश्लेषण भारत में हाल के कुछ घटनाक्रमों को देख रहा है, उनकी तरफ इशारा कर रहा है। जैसे किसान आंदोलन का जिक्र है जी। वो काफी लंबा चला था और सरकार और प्रदर्शनकारियों में काफी टकराव दिखा था। हाँ वो तो था। फिर बेरोजगारी का मुद्दा है, युवाओं में जो बेचैनी है, नाराजगी है नौकरियों को लेके, उसका जिक्र है। कई बार देखा है हमने स्टूडेंट्स को सड़कों पर। और राजनीतिक स्तर पर भी तो काफी तनाव है। बिल्कुल, स्रोत विपक्ष और सरकार के बीच जो बढ़ता टकराव है और पोलराइजेशन, उसका भी हवाला दे रहा है। तो विश्लेषण इन चीजों को एक तरह से नेपाल के हालात के समानांतर रखकर देख रहा है। अच्छा। मतलब ये कि असंतोष के कारण शायद अलग हो, लेकिन जनता की नाराजगी, व्यवस्था से मोहभंग, इसके कुछ लक्षण भारत में भी दिखते हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिस पर यह विश्लेषण रोशनी डाल रहा है, वो है विरोध का तरीका। हाँ, कहा जा रहा है कि नेपाल में युवाओं ने जैसे डिजिटल तरीकों से खुद को जोड़ा, एकजुट किया, वो भारत के लिए भी एक पैटर्न बन सकता है। इसका क्या मतलब है? के लिए यहाँ तक कि वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए रणनीति बनाने के लिए भी ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज तरीका है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है सरकारों के लिए। हाँ बिल्कुल, और स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि जिस तरह की डिजिटल नेटवर्किंग, ऑनलाइन लामबंदी नेपाल में दिखी, वैसी क्षमता और वैसे टूल्स तो भारतीय युवाओं के पास भी हैं। तो क्या भविष्य में यहाँ भी ऐसा दिख सकता है? संभावना तो है, स्रोत इसी ओर इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी जो स्रोत भी साफ करता है। वो क्या? वो ये कि स्रोत इन समानताओं को बताते हुए भी ये साफ कह रहा है कि भारत और नेपाल की स्थिति हूबहू एक जैसी नहीं है। अच्छा। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, इसके लोकतांत्रिक संस्थान, ये नेपाल से काफी अलग और ज्यादा मजबूत हैं।
तो ये तुलना शायद इसलिए नहीं कि भारत में भी वैसी ही अस्थिरता आ जाएगी, समझ गया। बल्कि इसलिए कि असंतोष जताने और ऑर्गेनाइज होने की ये जो नए टेक बेस्ड तरीके हैं ना, वो दोनों देशों में प्रासंगिक हैं, ये समझने के लिए कि विरोध का कैरेक्टर कैसे बदल रहा है। ये एक अहम फर्क है। तो मतलब स्रोत खतरे की घंटी नहीं बजा रहा, बल्कि बदलती पैटर्न की तरफ ध्यान दिला रहा है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, इस विश्लेषण में ये भी कहा गया है कि ये जो हालात हैं, ये सिर्फ नेपाल या साउथ एशिया तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे एक ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रख रहा है। उदाहरण दिया है फ्रांस का। हाँ, वहां भी हाल में काफी बड़े प्रोटेस्ट हुए थे राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ। हाँ, बजट कटौती और शायद पेंशन सुधार जैसे मुद्दों पर। स्रोत बता रहा है कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे। बाप रे। तो ये दिखाता है कि विकसित देशों में भी, स्थापित लोकतंत्रों में भी सरकारों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या दुनिया भर में कोई साझा वजह है इस तरह के असंतोष के पीछे? क्या स्रोत कोई पैटर्न बता रहा है? हाँ, स्रोत 3 मुख्य वजहें बता रहा है जो दुनिया भर में इस तरह की बेचैनी को हवा दे रही हैं। पहला है बढ़ता आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर, महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सब। हाँ। दूसरा है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, खासकर युवाओं के बीच डिग्री है पर अच्छी नौकरी नहीं, ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। और तीसरा है युवा असंतोष, यूथ डिसकंटेंट। ये सिर्फ नौकरी या पैसे का मामला नहीं है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था से एक तरह की नाइत्तेफाकी, बदलाव की चाहत। तो आर्थिक तंगी, नौकरियों की कमी और सिस्टम से निराशा, ये तीनों मिलकर एक विस्फोटक मिक्सचर जैसा बना रहे हैं। फैक्टर दुनिया भर की सरकारों के लिए, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी की हो, एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। इनसे निपटना आसान नहीं है। गहरे बदलाव चाहिए शायद। अब वापस आते हैं उस जेनजी फैक्टर पर जिसका जिक्र नेपाल के संदर्भ में हुआ था। स्रोत इस पीढ़ी के बढ़ते राजनीतिक वजन पर काफी जोर दे रहा है। हाँ, ये विश्लेषण का एक सेंट्रल पॉइंट है। स्रोत कहता है कि नेपाल में जो आंदोलन चल रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी यही 18 से 25 साल के युवा हैं। ये वो पीढ़ी है जो शायद पिछली पीढ़ियों से ज्यादा मुखर है, ज्यादा कनेक्टेड है और शायद बदलाव के लिए ज्यादा अधीर भी है। और भारत के संदर्भ में इस पीढ़ी के बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या यहाँ भी इनका प्रभाव बढ़ रहा है? स्रोत का मानना है कि हाँ, भारत में भी इस पीढ़ी का महत्व बढ़ रहा है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद। ऐसा स्रोत का कहना है कि इस वर्ग की उम्मीदें और सरकार से अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ी हैं। अच्छा, क्या उम्मीद है? वही बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार और शायद ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा अकाउंटेबल गवर्नेंस। उनकी आकांक्षाएं ऊंची हैं। और अगर वो पूरी ना हो तो नाराजगी भी तीखी हो सकती है। जाहिर है। तो फिर इस पीढ़ी का ये बढ़ता प्रभाव और उनके विरोध करने के ये नए डिजिटल तरीके, इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकाला जाए? क्या बदल रहा है इससे? देखिए, स्रोत जो बता रहा है वो ये है कि ये पीढ़ी सिर्फ अपनी मांगे रखने में अलग नहीं है, बल्कि अपने तरीके में भी अलग है। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन पिटिशंस, ये सब इनके हथियार हैं। इनसे ये जानकारी बहुत तेजी से फैला सकते हैं। हाँ। लोगों को मिनटों में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पारंपरिक मीडिया पर निर्भरता कम कर सकते हैं। इससे आंदोलनों का स्वरूप बदल रहा है। वो ज्यादा अप्रत्याशित हो सकते हैं, ज्यादा तेज, शायद ज्यादा व्यापक भी। और इसीलिए स्रोत भारत को सतर्क रहने का सुझाव दे रहा है। हाँ, सतर्क रहने का सुझाव शायद इसी बदलते परिदृश्य की वजह से है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही भारत में कोई बड़ा संकट आ जाएगा, जैसा हमने पहले भी कहा। हाँ, वो स्पष्ट है। लेकिन इसका मतलब यह है कि सरकारों को, चाहे केंद्र की हो या राज्यों की, इस नई पीढ़ी की नब्ज को समझना होगा, उनकी चिंताओं को सीरियसली लेना होगा और उनके बात करने के तरीकों को भी ध्यान में रखना होगा। ये एक तरह से चेतावनी है कि पुराने तरीके शायद अब उतने कारगर न रहें। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा है। ये सिर्फ विरोध प्रदर्शनों की बात नहीं है, ये तो राजनीति और समाज के संवाद करने का तरीका ही बदल रहा है। बिल्कुल। और ये बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे मौजूदा राजनीतिक दल, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सामाजिक संस्थान, क्या ये सब इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या वो इस डिजिटल नेटिव पीढ़ी के साथ प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को सही दिशा दे सकते हैं, उनकी शिकायतों का समाधान कर सकते हैं? स्रोत इसका जवाब देता है। नहीं, सीधे तौर पे जवाब नहीं देता, लेकिन ये सवाल हवा में छोड़ देता है, सोचने के लिए।
तो कुल मिलाकर आज हमने इस स्रोत के विश्लेषण के आधार पर नेपाल के गहरे राजनीतिक संकट को समझने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक नाकामी नहीं, बल्कि गहरा सामाजिक आर्थिक असंतोष है, खासकर युवाओं का गुस्सा और पूरी व्यवस्था से उनकी नाराजगी। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि स्रोत कैसे नेपाल के हालात की तुलना भारत की कुछ प्रवृत्तियों से करता है, खासकर विरोध के तरीकों और युवाओं के डिजिटल संगठन के मामले में। हालांकि स्रोत ये भी मानता है कि भारत की स्थिति कहीं ज्यादा स्थिर और मजबूत है। साथ ही इसे एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी देखा, फ्रांस जैसे देशों के उदाहरणों के साथ, और समझा कि आर्थिक दबाव, बेरोजगारी और युवा असंतोष ये दुनिया भर की सरकारों के लिए चुनौती बन रहे हैं। हाँ, और अंत में जेनजी का बढ़ता प्रभाव और उनके वो टेक ड्रिवन तरीके जो पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल रहे हैं। स्रोत का निचोड़ यही लगता है कि भले ही भारत में तत्काल कोई बड़ा संकट ना दिख रहा हो, लेकिन जनता की आकांक्षाओं, खासकर युवा पीढ़ी के दबाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक निरंतर चुनौती है। और इस पूरी चर्चा से जो एक विचार आखिर में मन में रह जाता है, वो शायद यही है जो स्रोत इशारों में कह रहा है। क्या? कि ये नई पीढ़ी जेनजी ये डिजिटल दुनिया में ही पली बड़ी है। हाँ, ये तो है। वो जानकारी हासिल करने, अपनी राय बनाने और संगठित होने के लिए उन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल करती है जिनमें वो सहज है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी जो पारंपरिक राजनीतिक और सामाजिक संरचनाएं हैं, जो शायद धीमी गति से काम करने की आदी हैं, ऊपर से नीचे के संवाद की आदी हैं, क्या वो इस नई पीढ़ी की तेज रफ्तार, विकेंद्रीकृत और डिजिटल फर्स्ट दुनिया के साथ तालमेल बिठा पाएंगी? क्या वो उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतर पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे शायद आगे और भी सोचने की जरूरत होगी। बिल्कुल, एक अहम सवाल है ये आगे के लिए।